नमस्कार दोस्तों, राजस्थान भूगोल विषय में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान भूगोल के अगले अध्याय के रूप में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, राजस्थान के खनिज, जिसका प्रत्येक कंपटीशन में अपना अलग महत्व है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें लगभग राजस्थान के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए अपने देखते हैं राजस्थान के खनिज। तो मैंने सबसे पहले राजस्थान के खनिजों के अंतर्गत हमने एक खनिज की परिभाषा दे रखी है, उसको देखिए थोड़ा भी। खनिज किसे कहते हैं? खनिज किसे कहते हैं? तो खनिज किसे कहते हैं? पृष्ठभूमि में विद्यमान निश्चित रासायनिक संगठन वाले पदार्थ को खनिज कहते हैं। पृथ्वी के अंतर्गत भूमि के आंतरिक भाग में जो निश्चित रासायनिक संगठन वाले जो पदार्थ पाए जाते हैं, उन पदार्थों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। इसी परिभाषा को दूसरे अर्थों में हम समझ सकते हैं कि सामान्य अर्थों में खनिज ऐसे पदार्थ हैं, सामान्य अर्थों में खनिज ऐसे पदार्थ हैं जो खनन क्रिया से प्राप्त होते हैं, जो खनन क्रिया से प्राप्त होते हैं। वैज्ञानिक रूप से अधिकांश खनिज एवं कार्बनिक अथवा अकार्बनिक संसाधन हैं, जिनका निश्चित रासायनिक संगठन होता है। तो ये हमारे पास में खनिज की परिभाषा। इसी खनिज की परिभाषा को हम सामान्यतः साधारण अर्थों में और समझ सकते हैं, जैसे कि खनिज किसे कहते हैं। तो इसमें एक साधारण परिभाषा को और संबोधित किया जा सकता है, वे पदार्थ या तत्व जो खोद कर निकाले जाते हैं खनिज कहलाते हैं। खनिज कहलाते हैं। तो सामान्य अर्थों में देखा जाए तो वे पदार्थ या तत्व जो भूमि के अंदर से खोदकर निकाले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब देखिए, खनिज की परिभाषा में हमने एक शब्द का जिक्र किया, और वो शब्द क्या था आपके पास में? खनन। ये देखिए, इस परिभाषा के अंतर्गत एक शब्द का प्रयोग किया है हमने, खनन शब्द का भी हमने लिखा है यहां पर। सामान्य अर्थों में खनिज ऐसे पदार्थ हैं जो खनन क्रिया से प्राप्त होते हैं, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में से खनन क्रिया करके उनको निकाला जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो यहां से एक शब्द निकलता है खनन। तो खनन किसे कहते हैं? खनन। तो देखिए, खनन किसे कहते हैं? खनिज निकालने की सामान्य प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। खनन कहलाती है। खनिज निकालने की सामान्य प्रक्रिया खनन कहलाती है। अब देखिए भी, खनन कितने प्रकार के होते हैं? तो खनन कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः खनन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत एक प्रकार आ जाता है आखनन। दूसरा प्रकार कौन सा आ जाता है? खनन। और तीसरा प्रकार कौन सा आ जाता है इसमें? परवेधन।
तो खनन के मुख्यतः कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार है। एक है आखनन। आखनन कौन से होते हैं? जो पृथ्वी की सतह पर हमें खनिज प्राप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आखनन खनिज कहते हैं। जैसे कि मृदा, मिट्टी जो है वो किस खनिज के अंतर्गत आती है? आखनन खनिज के अंतर्गत आती है। दूसरा है खनन, अर्थात हम भूमि के ऊपरी भाग को हटाकर कुछ खड्डा बना करके उसके आंतरिक भाग से जो क्रिया करके और हम खनिज प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। उसे किस नाम से पुकारते हैं? खनन खनिज के नाम से पुकारते हैं। इसी प्रकार से परवेधन, परवेधन यानी कि जो अत्यधिक गहराई पर हमें खनिज प्राप्त होते हैं, जिनको हम ड्रिलिंग के माध्यम से खोज करके और प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परवेधन खनिज के नाम से पुकारते हैं। तो आखनन कौन सा हो गया? जो पृथ्वी धरातल के ऊपरी भाग से हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है वो आखनन खनिज है। और पृथ्वी के ऊपरी भाग को थोड़ा हटा करके और उसके आंतरिक भाग से जो हम खनिज प्राप्त करते हैं वो कौन सा होता है? खनन खनिज कहलाता है। और जो ड्रिलिंग के माध्यम से जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में खनिज पाए जाते हैं, जो अत्यधिक गहरे होते हैं और जिन्हें ड्रिलिंग के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, वो किस प्रकार के खनिज कहलाते हैं? परवेधन खनिज कहलाते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये किस प्रकार के खनिज है? परवेधन खनिज के नाम से पुकारे जाते हैं। तो ये विशेषता हमारे पास में किसकी रहती है? खनन की रहती है। तो आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं। भी आखनन, हमने पहला लिखा भी आखनन खनिज कौन सा है? आखनन खनिज, आखनन खनिज। तो आखनन खनिज कौन से हैं? जो खनिज पृथ्वी की सतह पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं, उन्हें आखनन खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? आखनन खनिज कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा? मृदा यानी मिट्टी, मिट्टी इसका उदाहरण हो जाएगा। भी ऊपरी सतह से हमें जो है वो खनिज की प्राप्ति हो रही है, वो किस प्रकार का खनिज है? आखनन खनिज कहलाता है। इसी प्रकार से दूसरा हमने कौन सा किया था? दूसरा किया था खनन खनिज। खनन खनिज, और खनन खनिज कौन से होते हैं? देखिए, खनन खनिज होते हैं जो खनिज खुदाई के दौरान सतह के पास मिल जाते हैं, जिनके लिए केवल ऊपरी परत को ही हटाना पड़ता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? खनन खनिज कहते हैं। यानी कि जो खनिज खुदाई के दौरान सतह के पास ही मिल जाते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए उसकी ऊपरी सतह को ही हटाना पड़ता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? खनन खनिज के नाम से पुकारते हैं। इसी प्रकार से तीसरा कौन सा है प्रकार इसका? तीसरा है परवेधन। परवेधन, तो परवेधन में देखिए, धरातल के
धरातल के अत्यधिक गहराई से प्राप्त होते हैं, जिन्हें ड्रिलिंग या प्रवेधन विधि का उपयोग किया जाता है। धरातल के अत्यधिक गहराई से प्राप्त होते हैं और जिन्हें प्राप्त करने के लिए ड्रिलिंग या प्रवेधन, जिन्हें प्राप्त करने के लिए ड्रिलिंग या प्रवेधन विधि का उपयोग किया जाता है। और इसमें उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, ये क्या हो जाएंगे, इसके उदाहरण हो जाएंगे, क्योंकि ये अत्यधिक गहराई से प्राप्त होते हैं और जिन्हें ड्रिलिंग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारे पास में क्या है, ये है खनिज की खनन करने की विधि। भी खनन क्रिया के द्वारा जो है वो कितने प्रकार के खनिजों का विभाजन किया गया है, 3 प्रकार के, एक आखनन, दूसरा खनन और तीसरा प्रवेधन। तो ये विशेषता हमारे पास में किसकी रहती है, खनन क्रिया के माध्यम से। सामान्य जानकारी किसकी है, खनिज की। तो इसमें हमने देखा भी खनिज किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ या तत्व जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से खोदकर प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और खनिज खनन करने की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं, जो कौन सी, आखनन विधि, दूसरी खनन विधि और तीसरी प्रवेधन विधि है। तो ये विशेषता हमारे पास में खनिजों की रहती है। अब इसके बाद में देखा जाए तो हमारे पास में खनिजों को जो है, खनिजों को श्रेणियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो खनिजों को श्रेणियों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। तो श्रेणी क्रम के आधार पर, श्रेणी के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा है, खनिजों को 2 भागों के अंतर्गत बांटा है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं, इनके अंतर्गत एक भाग तो हो जाता है प्रधान खनिज हो जाता है। तो प्रधान खनिज किसे कहते हैं, तो इसमें देखिए भी प्रधान खनिज कौन से होते हैं। तो प्रधान खनिज में लिखेंगे अपने भी 1960 के खनिज रियायती निगम जिसे MCR कहा जाता है, 1960 के खनिज रियायती निगम के अंतर्गत आने वाले खनिज जो हैं वो कौन से खनिज कहलाते हैं, प्रधान खनिज कहलाते हैं। इन प्रधान खनिजों के लिए जो है वो पट्टा जो दिया जाता है, उस पट्टे की खान हेतु अवधि जो होती है, खान हेतु अवधि कितनी होती है, उसके लिए मुख्यतः इसकी अवधि होती है 20 या 30 वर्ष की। 30 वर्ष की अवधि जो है वो प्रधान खनिजों की रहती है। तो प्रधान खनिज कौन से हैं, 1960 के
खनिज रियायती निगम के अंतर्गत आने वाले खनिज जो हैं वो किस श्रेणी के खनिज हैं? प्रधान खनिज हैं, और जिनके लिए पट्टा अवधि जो है वो कितनी रहती है? 20 और 30 वर्ष की, या तो 20 वर्ष के लिए या फिर 30 वर्ष के लिए जो है वो पट्टा अवधि इनकी रहती है। और इसी श्रेणी के अंतर्गत जो दूसरा भाग होता है, दूसरी जो श्रेणी होती है वो कौन सी होती है? वो होती है अप्रधान खनिज। अप्रधान खनिज, अप्रधान खनिज। अब इसमें देखिए भी अप्रधान खनिज की क्या विशेषता रहती है। तो इसके अंतर्गत रहता है 1986 के अप्रधान खनिज रियायती निगम, जिसे क्या कहा जाता है? MMCR। 1986 के अप्रधान खनिज रियायती निगम के अंतर्गत आने वाले खनिज जो हैं वो कौन से खनिज कहलाते हैं? अप्रधान खनिज कहलाते हैं। और इनके लिए जो पट्टा अवधि रहती है, पट्टा अवधि जो है वो कितनी रहती है? इसके लिए रहती है 20 वर्ष की पट्टा अवधि रहती है। तो ये विशेषता हमारे पास में खनिजों की किस आधार पर है? श्रेणियों के आधार पर मानी जाती है। तो श्रेणियों के आधार पर कितने भाग रहते हैं खनिजों के? 2 भाग रहते हैं। एक भाग तो कौन सा है? प्रधान खनिज, और दूसरा कौन सा है? अप्रधान खनिज। प्रधान खनिजों का विभाजन 1960 के अंतर्गत जो रियायती खनिज निगम था उसके तहत किया गया, और उसके लिए पट्टा अवधि कितनी है? 20 और 30 वर्ष की पट्टा अवधि रहती है। और दूसरा अप्रधान खनिज जो हैं उनके अंतर्गत 1986 की अप्रधान खनिज रियायती जो सिस्टम है उसके अंतर्गत, और उसके अंतर्गत पट्टा अवधि कितनी रहती है? 20 वर्ष की जो है वो पट्टा अवधि रहती है। तो ये विशेषता हमारे पास में खनिजों की किस आधार पर रहती है? श्रेणी के आधार पर रहती है। अब देखा जाए तो हमारे पास में खनिज जो हैं, खनिजों के अंतर्गत राजस्थान को मुख्यतः क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर या संग्रहालय किसे कहते हैं? राजस्थान को कहा जाता है। राजस्थान में जो है मुख्यतः खनिज अरावली पर्वतमाला क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। तो अरावली पर्वतमाला क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान में मुख्यतः खनिज जो हैं वो प्राप्त होते हैं, और जिसके कारण से राजस्थान को क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर या संग्रहालय के रूप में पुकारा जाता है। अब देखिए हमारे पास में सार्वजनिक उपक्रम भी खनिजों से संबंधित जो है, सर्वप्रथम सार्वजनिक उपक्रम कौन से थे? सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम। तो सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना कब की गई थी? 1979 के अंतर्गत जो है वो खनिजों के लिए एक सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना की गई, और उसका नामकरण क्या रहा? उसे कहा जाता है राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के नाम से पुकारा जाता है, जिसे किसके नाम से पुकारते हैं? RSMDC के नाम से भी पुकारा जाता है, जो शॉर्ट फॉर्म रहती है इसकी। तो राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना जो है वो 1979 यानी कि 1979 के अंतर्गत एक सार्वजनिक उपक्रम के रूप में राज्य में की गई। लेकिन इसके बाद में जो है इस उपक्रम का विलय जो है, विलय
कर दिया गया। और विलय कब किया गया? 2003 के अंतर्गत इस उपक्रम का विलय कर दिया गया। और किस नाम से पुकारा गया उसके बाद में? इसे पुकारा गया राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड के नाम से पुकारा गया, जिसे शॉर्ट फॉर्म के रूप में RSMML के रूप में पुकारते हैं। तो राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड के अंतर्गत किसका विलय कर दिया गया? राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम का विलय कर दिया गया। कब किया गया? तो 2003 के अंतर्गत इसका विलय किया गया। इसी प्रकार से देखें तो राज्य के अंतर्गत खान एवं भूविज्ञान निदेशालय की स्थापना की गई है। और कहां पर है खान एवं भू विज्ञान निदेशालय राज्य के अंतर्गत? तो जयपुर के अंतर्गत है। कहां पर है? जयपुर के अंतर्गत। और कब स्थापित किया गया था ये? 1949-50 के अंतर्गत जो है वो राज्य के अंतर्गत खान एवं भू विज्ञान निदेशालय की स्थापना जो है वो जयपुर के अंतर्गत की गई। तो ये विशेषता हमारे पास में सामान्य विशेषताएं हैं जो उसके प्रकार से संबंधित हो गई और उसके विभागों से संबंधित हो गई और उसकी श्रेणियों से संबंधित हो गई। अब हमारे पास में जो महत्वपूर्ण प्रश्न अलग से उठते हैं वो कौन से? भी खनिजों की दृष्टि से जो है वो राज्य का पूरे भारत के अंतर्गत क्या स्थान है, तो उसके आधार पर प्रश्न आते हैं, तो उन पे अपने जिक्र करते हैं। तो वो देखिए आप, वर्तमान राज्य के अंतर्गत जो है वर्तमान खनिज नीति घोषित की गई। और कब बनी थी वर्तमान खनिज नीति? 2015 के अंतर्गत। और किस गवर्नमेंट के तहत? तो वसुंधरा राजे सरकार के अंतर्गत कार के द्वारा जो है वो राज्य के अंतर्गत नवीनतम खनिज नीति स्थापित की गई। और कब की गई? 2015 के अंतर्गत। इस खनिज नीति के आधार पर जो है वो राज्य के अंतर्गत कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 81 प्रकार के खनिज। कुल कितने प्रकार के खनिज हैं राज्य के अंतर्गत? तो 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इन 81 प्रकार के खनिजों के अंतर्गत राज्य में वर्तमान में उत्खनन कितने का होता है? तो 59 का 59 का उत्खनन होता है। उत्खनन। तो राज्य में वर्तमान में कितने खनिज पाए जाते हैं? 81 प्रकार के खनिज हैं। और जिनमें जो है वो खनन कार्य कितने का हो रहा है? 59 का हो रहा है। और इस 59 के अंतर्गत हमारे पास में व्यावसायिक श्रेणी के कितने हैं? तो व्यावसायिक श्रेणी के हैं 57 खनिज। व्यावसायिक श्रेणी के अंतर्गत कितने खनिज आते हैं? 57 खनिज आते हैं। तो ये सामान्य जानकारी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भी वर्तमान नीति के अनुसार जो है वो राज्य में कितने प्रकार के खनिज हैं? 81 प्रकार के। 81 में हम खनन कितने का कर रहे हैं? तो 59 यानी 59 का हम कर रहे हैं। और व्यवसायिक दृष्टि से ये कितने हैं? तो व्यवसायिक दृष्टि से हमारे पास में 57 प्रकार के खनिज जो है वो राज्य के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब इसके अलावा देखा जाए तो हमारे राज्य के अंतर्गत जो भंडारण की दृष्टि से है, भंडारण की दृष्टि से राज्य का पूरे भारत में कौन सा स्थान है? तो भंडारण की दृष्टि से राज्य का पूरे भारत के अंतर्गत कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, सेकंड स्थान है। प्रथम किसका आता है इसमें? प्रथम आता है झारखंड का।
पूरे भारत के अंतर्गत खनिजों के भंडारण की दृष्टि से जो है वो राज्य का दूसरा स्थान है, लेकिन भारत में प्रथम स्थान किसका है? झारखंड का है। यह विशेषता रहती है। इसके बाद में दूसरी विशेषता रहती है खनिजों की विविधता। खनिजों की विविधता के आधार पर राज्य का कौन सा स्थान है? तो खनिजों की विविधता के आधार पर राज्य का पूरे भारत में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। इसी प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाए भी अप्रधान खनिज, अप्रधान खनिज या कहा जाए गौण खनिज, गौण खनिज, या पूछा जाए लघु खनिज, लघु खनिज की दृष्टि से जो है वो राज्य का पूरे भारत में कौन सा स्थान है? तो अप्रधान, गौण या लघु खनिजों की दृष्टि से भी राज्य का पूरे भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान रहेगा? प्रथम स्थान रहता है। और इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए भी लोहे धात्विक, लोहे धात्विक, धात्विक खनिजों की दृष्टि से जो है वो पूरे भारत में राज्य का स्थान है, तो कौन सा स्थान रहेगा? लोहे अधात्विक खनिजों की दृष्टि से भी पूरे भारत में राज्य का प्रथम स्थान रहता है। कौन सा स्थान रहता है? प्रथम स्थान। और इसी प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाए भी राज्य का आय की दृष्टि से, राज्य का आय की दृष्टि से पूरे भारत में स्थान है, तो आय की दृष्टि से कितना स्थान रहेगा? पांचवां। तो आय की दृष्टि से, आय की दृष्टि से राज्य का कौन सा स्थान है? पांचवां स्थान रहता है। तो यह विशेषता है आय की दृष्टि से। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि राज्य की जीडीपी के अंतर्गत, राज्य की जीडीपी के अंतर्गत जो है वो इन खनिजों का कितना प्रतिशत योगदान रहता है? 5% रहता है। तो राज्य की जीडीपी में इन खनिजों का कितना योगदान है? तो 5% का योगदान जो है वो राज्य की जीडीपी में खनिजों का रहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भी कितना प्रतिशत जो है वो जीडीपी में योगदान रहता है? तो कितना है? 5%। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि भारत में कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत में कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान, तो कितना योगदान रहता है? तो यहां योगदान रहता है 22%। कितना रहेगा? 22% योगदान रहता है। और इसी प्रकार से यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक खाने पाई जाती है, तो कहां पाई जाती है? तो राजस्थान के अंतर्गत। भारत में खनिजों की सर्वाधिक खाने कहां पाई जाती है? तो राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक खाने पाई जाती है। तो ये कुछ एक बेसिक प्रश्न हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको अपने को ध्यान रखना है कि राज्य की नवीनतम नीति के कब घोषित की गई? तो 2015 के अंतर्गत कितने प्रकार के खनिज हैं राज्य के अंतर्गत जो ज्ञात खनिजों के रूप में पुकारे जाते हैं? वो कितने हैं? 81 है। और 81 में से हम खनन कार्य कितने का कर रहे हैं? तो 59 का किया जा रहा है। और व्यावसायिक दृष्टि से कितने हैं? 57 जो है वो राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद में प्रश्न बनता है कि भंडारण की दृष्टि से राज्य का स्थान है, तो खनिजों में भंडारण की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है।
अन्य जो लगभग विशेषताएं हैं उनमें कौन सा है, प्रथम स्थान रहता है। तो भंडारण की दृष्टि से राज्य का पूरे भारत में दूसरा स्थान है। विविधता की दृष्टि से, जो खनिजों में विविधता पाई जाती है उसकी दृष्टि से पूरे भारत में राज्य का प्रथम स्थान रहता है। अप्रधान, गौण या लघु खनिजों की दृष्टि से जो है वो पूरे भारत में राज्य का प्रथम स्थान रहता है। और लोहे धात्विक खनिजों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूरे भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान रहता है। और आय की दृष्टि से राज्य का पूरे भारत में कौन सा स्थान रहता है, खनिजों की दृष्टि से देखें तो 5वां स्थान रहता है। और राज्य की जीडीपी में अगर खनिजों का योगदान देखें तो आय के अंतर्गत कितना योगदान है, 5% योगदान जो है वो खनिजों का जीडीपी में रहता है राज्य की। इसी प्रकार से देखें तो भारत में कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है, तो कितना योगदान रहता है, 22% जो है वो अकेले राजस्थान का संपूर्ण भारत में खनिजों का योगदान रहता है। और भारत में सर्वाधिक खाने जो है वो कहां पाई जाती है, तो भारत में सर्वाधिक खाने राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती है। तो ये बड़ी बड़ी विशेषताएं जो है वो किसकी रहती है, खनिजों की रहती है। अब इसके बाद में जो है वो हम देखेंगे कि संपूर्ण भारत में राज्य के जो खनिज हैं उनका कितना कितना प्रतिशत जो है वो योगदान रहता है उत्पादन की दृष्टि से। तो उत्पादन में ऐसे बहुत से खनिज हैं जिनका लगभग राज्य में क्या है, एकाधिकार है पूरे भारत में देखा जाए, तो वो हमारे लिए जो है वो राजस्थान की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। जिनमें एक तरफ अपने लिखते हैं खनिज, खनिज का नाम लिखेंगे, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे हम, दूसरी तरफ लिखेंगे भारत में कुल उत्पादन, कुल उत्पादन का प्रतिशत भी भारत में जो खनिजों का उत्पादन हो रहा है उसके कुल उत्पादन में जो है वो इनका कितना प्रतिशत योगदान रहता है। तो यहां जो भी हम खनिज लिखेंगे वो कहां के होंगे, वो राजस्थान के खनिज होंगे। भी राजस्थान में जो है वो भारत का जो उत्पादन हो रहा है वो कितना प्रतिशत उत्पादन हो रहा है उस पर हम जिक्र करेंगे। तो यहां देखिए राज्य के अंतर्गत हम पहला खनिज लिखते हैं वोलेस्टोनाइट। वोलेस्टोनाइट जो है वो उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण भारत का राज्य में ही प्राप्त होता है। और कितना प्रतिशत प्राप्त होता है, 100%। कितना प्रतिशत हो गया, 100%। तो इसका मतलब 100% जो है वो भारत का वोलेस्टोनाइट कहां से प्राप्त होता है, राजस्थान से प्राप्त होता है। ये जो खनिज हम लिख रहे हैं ये किसके लिख रहे हैं, हम यहां पर राजस्थान के लिख रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा देखिए आप, दूसरा नंबर आता है जस्पर का। जस्पर भी जो है वो कितना प्रतिशत प्राप्त होता है, 100%। तो इसका मतलब जस्पर भी जो है वो संपूर्ण भारत का 100% कहां से प्राप्त होता है, राजस्थान से प्राप्त होता है। तीसरे नंबर पर लिखते हैं अपने गार्नेट, जिसे अन्य नाम क्या है, रक्तमणि के नाम से भी पुकारते हैं, रक्तमणि। तो रक्तमणि हो गया, या अन्य नाम क्या रहता है, तांबड़ा। तो गार्नेट, रक्तमणि या तांबड़ा, ये कितना प्रतिशत प्राप्त होता है, ये भी 100% प्राप्त होता है। तो राज्य के वोलेस्टोनाइट, जस्पर और तांबड़ा, ये 3 ऐसे खनिज हैं जो संपूर्ण भारत का 100% कहां से प्राप्त किया जाता है, राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। तो ये तीनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। भी ऐसे कौन से खनिज हैं जो 100% राज्य से प्राप्त किए जाते हैं। तो संपूर्ण भारत के 100% जो राज्य से प्राप्त किए जा रहे हैं वो कितने हैं, 3 खनिज हैं। वो कौन से, वोलेस्टोनाइट, जस्पर और गार्नेट हैं। इसके बाद में कुछ एक और भी खनिज हैं जो लगभग 100% सही रेशो आता है, क्योंकि अधिकतम में 90% से ऊपर है, जो कि कहां से प्राप्त करते हैं, अकेले हम राजस्थान से ही प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हमारे पास में 100% के थे। अब देखिए हमारे पास में नेक्स्ट पड़ाव के अंतर्गत खनिज जो है, नेक्स्ट आ जाता है जस्ता।
जस्ता का उत्पादन जो है वो राज्य में कितना होता है, संपूर्ण भारत का 99% जो है वो राज्य से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से देखें तो फ्लोराइड जो है वो कितना आ जाएगा, 96%। इसके बाद में देखें तो जिप्सम कितना प्रतिशत है, 93%। फिर है मार्बल जो है वो कितना प्रतिशत प्राप्त होता है, मार्बल हो गया यहां पर 90%। एस्बेस्टोस ये कितना, 89% प्राप्त होता है। घिया पत्थर ये कितना प्रतिशत है, ये संपूर्ण भारत का 87% प्राप्त होता है। घिया पत्थर के बाद में सीसा जो है वो 80%। रॉक फास्फेट 75%। इसके बाद है फेल्सपार, और फेल्सपार कितना है, 70%। इसके बाद है कैल्साइट, और कैल्साइट कितना है, 70%। इसके बाद है बलुआ पत्थर भी कितना हो जाएगा, 70%। और नेक्स्ट खनिज है चूना पत्थर, और इसकी भी प्राप्ति 70%। तो ये राज्य के महत्वपूर्ण खनिज हैं जिनका लगभग क्या है, राज्य का ही संपूर्ण भारत में एकाधिकार रहता है। तो एकाधिकार वाले कितने खनिज हो गए जो राज्य में हैं, तो लगभग 15 ऐसे खनिज हैं जो कि कहां पर है, राज्य के अंतर्गत, जिनमें 100% जो रेशो रखते हैं पूरे भारत में, वो कितने खनिज हैं, 3 खनिज हैं, जिनमें वोलेस्टोनाइट, जस्पर और गार्नेट हैं, जिनका 100% उत्पादन जो है वो पूरे भारत का राजस्थान के अंतर्गत ही होता है। इसके बाद में जो है वो जस्ता का उत्पादन राज्य के अंतर्गत ही लगभग होता है, 99% उत्पादन है संपूर्ण भारत का, जो कि कहां पर होता है, राजस्थान के अंतर्गत होता है। इसके बाद में देखें तो लगभग 90% से ऊपर वाले भाग जो हैं वो कितने हो गए, ये 4 भाग, एक तो 99%, 96%, 93% और 90%। तो इसमें देखिए हमारे पास में 96% का जो होता है वो कौन सा है, फ्लोराइड का। जिप्सम जो है वो कितना है, 93 का, और मार्बल जो है वो कितना प्रतिशत है, 90%। संपूर्ण भारत का उत्पादन जो है वो राजस्थान के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार से एस्बेस्टोस है जो 89% उत्पादन देता है पूरे भारत में, राजस्थान जो है। घिया पत्थर में पूरे भारत में 87% उत्पादन जो है वो राजस्थान देता है। सीसा के अंतर्गत संपूर्ण भारत में 80% उत्पादन अकेला राजस्थान देता है। रॉक फॉस्फेट में 75%, और इसके बाद में 4 डिजिट और बचते हैं, यानी कि 4 ऐसे खनिज हैं जिनका उत्पादन कितना, 70% अकेला राजस्थान करता है, जिनमें फेल्सपार हो गया, कैल्साइट हो गया, बलुआ पत्थर हो गया और चूना पत्थर हो गया। तो ये विशेषताएं हमारे पास में किसके रूप में रहती है, भारत में कुल उत्पादन का जो प्रतिशत है किसका, राजस्थान का, खनिजों की दृष्टि से, उसका जो है हमने यहां पर विवरण किया है, जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। चाहे परसेंटेज ऑफ रेशो न ध्यान रहे, लेकिन कई बार क्या है, प्रश्न के अंतर्गत पूछ लिया जाता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा खनिज है जिसका एकाधिकार अकेला राजस्थान रखता है, या सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, राजस्थान में होता है। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न आए तो उसके लिए हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन बातों को जो है वो उस दृष्टि से आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये विशेषता रहेगी हमारे पास में खनिजों का संपूर्ण भारत में उत्पादन की दृष्टि से।